सेकंड चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इट इज अ पुल और पुश ऑन अ बॉडी which change or try to change the position of the object या of the body, क्योंकि बॉडी लिखे हैं इसलिए बॉडी ले लीजिए, of the body। तो फोर्स क्या है? इट इज अ पुल, पुल करना और पुश ऑन ए बॉडी विच चेंज और ट्राई टू चेंज, या तो चेंज कर देता है या तो प्रयास करता है क्या, तो पोजीशन ऑफ द बॉडी। ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेस पर है तो उस पर अगर हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो ऊपर प्लेस को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, या उसके शेप को, उसके साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो फोर्स क्या है? इट इज अ पुल और पुश ऑन ए बॉडी विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी। अब अगर फोर्स लगेगा तो बॉडी पर क्या इफेक्ट हो सकता है? पहला है चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्पीड में चेंज हो सकता है। अगर मान ली सपोज कीजिए कि अगर 40 के स्पीड से है, या मान ली सपोज कोई एक बच्चा साइकिल चला रहा है और पीछे से उसको कोई धक्का दे रहा, पुश कर रहा, तो फोर्स लगा रहा, तो हो सके तो उसका स्पीड जो है वह चेंज हो सकता है। सपोज दैट कि कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और पीछे से दूसरा बच्चा साइकिल को खींच रहा है, तो उसका जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो यहां मैंने लिखा चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड में बी इंक्रीज और में बी डिक्रीज। सेकेंड है ब्रिंग टू रेस्ट और मोशन। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, अगर उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर वह रुका हुआ है तो मोशन में आ जाएगा, और मोशन में है तो वह स्टॉप भी हो सकता है। तो ब्रिंग टू रेस्ट और मोशन, वह रेस्ट भी कर सकता है, या रेस्ट है तो मोशन में, मोशन है तो रेस्ट में। चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। फोर्स अप्लाई करने पर कोई बॉडी के शेप को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक रबर का बॉल लेते हैं और उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज द साइज ऑफ द बॉडी। हम फोर्स अप्लाई करके बॉडी के साइज को लंबा भी कर सकते हैं और उसको हम लोग स्मॉल भी कर सकते हैं। तो पहला क्या था, चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है। सेकेंड है ब्रिंग टू रेस्ट और मोशन। अगर रेस्ट में है तो हम चाहे तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो चाहे तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं। चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज द साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपका अगर किसी बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो ये सब इफेक्ट होने की संभावना होती है। नेक्स्ट हमारा है फोर्स जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। तो
तो स्केलर के बारे में बताया था जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसका दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और डायरेक्शन। जैसा कि मैंने बताया था 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर केवल मैग्नीट्यूड हो गया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है जो कि डिस्टेंस बता रहा है। और 5 किलोमीटर ईस्ट जब बोलते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी दे देता है, तो वह हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका फोर्स जो है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन। एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस का पूर्ण सेंटीग्राम सेकेंड होता है। ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन होता है। और ऐसा यूनिट जो फोर्स होता है वह न्यूटन होता है। 1 न्यूटन जो होता है वह 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी डाइन आर देयर इन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब देखिए फोर्स दो प्रकार का होता है। फोर्स जो है वह आपका दो प्रकार का होगा। एक होता है बैलेंस फोर्स और सेकेंड है अनबैलेंस। अब क्या है, पहला है बैलेंस, दूसरा है अनबैलेंस। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अब फोर्स इन विच टू इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देखते हो विशेष तौर पर तराजू आप देखते हो, तो उसमें क्या होता है, तो बैलेंस बीम भी बोलते हैं उसको हम लोग। एक तरफ 1 किलो का बटखारा रहता है तो दूसरी तरफ 1 किलो का कोई वेट का अगर सामान हम रख देते हैं तो दोनों इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल होता है तो वह किस फॉर्म में रहता है, तो बैलेंस फॉर्म में रहता है। तो बैलेंस फोर्स क्या है, ए फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस इफ टू एंड इक्वल फोर्सेस act in opposite direction, then it's said to be balanced force. तो आपका है बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स, a force is said to be balanced if two equal and opposite forces act on a body। कह रहा है कि बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, the force is said to be balanced if two equal and opposite forces act on a body। that means दो फोर्स हैं, दोनों का सेम वैल्यू है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर इधर से कोई लड़का 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा और इस डायरेक्शन से भी कोई लड़का है 5 न्यूटन, दैट मीन्स दो फोर्स हो गया। यहां भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा, यहां भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा। ये सपोज डेट अगर इस डायरेक्शन है ये वेस्ट हो गया, अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो 2 इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहला बात क्या है, ये इस पर हावी नहीं हो सकता और ये बच्चा इस पर हावी नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स क्या इक्वल है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस।
अब बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? अब बैलेंस फोर्स जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वह मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है, तो बैलेंस फोर्स उसके मोशन को रोक नहीं सकता, वह कंटिन्यू मोशन में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है और बैलेंस फोर्स लगा है तो वह कंटिन्यू रेस्ट पोजीशन में ही होगा। तो बैलेंस फोर्स जो होता है वह क्या कर सकता है, तो किसी के शेप और साइज को क्या कर सकता है, वह चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए मेरे पास बॉल है, इधर से भी फोर्स लगा रहा है और इधर से भी फोर्स लगा रहा है, तो अगर इक्वल फोर्स रहेगा तो क्या करेगा, इसके अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको प्रेस करेगा, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहा है तो ये इस पर हावी नहीं हो सकता और ये इस पर हावी नहीं कर सकता, तो दोनों इफेक्ट कहां पहुंचाएगा, इन दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उस पर प्रभाव देगा। तो बैलेंस फोर्स जो है वह शेप और साइज को चेंज कर सकता है, लेकिन बैलेंस फोर्स कभी भी मोशन वाले को रेस्ट में और रेस्ट वाले को मोशन में नहीं ला सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अ फोर्स is said to be unbalanced if two unequal forces act on the body. That means unbalanced क्या है, उस फोर्स को अनबैलेंस करेंगे जहां पर दो अनइक्वल फोर्स, दो फोर्स है और दोनों अनइक्वल है। दैट मीन्स अगर हम 10 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहे हैं, ठीक ना, अगर हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इफ टू अनइक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स अगर हम इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और इधर से हम 5 न्यूटन, दैट मीन्स अनइक्वल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन भी हो गया, तो ये 10 न्यूटन फोर्स जो है 5 न्यूटन फोर्स के कंपेयर में क्या है, मोर है, दैट मीन्स ये इस पर इफेक्ट कर सकता है। तो मैंने बैलेंस फोर्स में क्या बताया, बैलेंस फोर्स मोशन वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में रहेगा, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहेगा। अनबैलेंस फोर्स मोशन वाले को रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट वाले को मोशन में ला सकता है। बैलेंस फोर्स में मैंने क्या बताया, शेप और साइज चेंज हो सकता है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स में शेप और साइज चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले बताया कि मेरे दोनों हाथों के बीच में एक बॉल है, अगर इधर से हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे और इधर से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक ये हैवी होते जाएगा इस साइड, तो बॉल जो है वह शेप साइज को चेंज ना करके आपका लेफ्ट जा सकता है। आज के लिए इतना।